Hey guys, welcome one and all. I Anurag on behalf of the online study platform English Plus. Welcome one and all. Dear parent, today we shall study about the case. Noun case. आज हम ये पढ़ेंगे कि केस क्या होता है. What is nominative case or subjective case? What is possessive case? What is objective case? And what is genitive case? इस बारे में हम पढ़ेंगे. चलिए इसको हम लोग कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, एक दो एग्जाम्पल से करते हैं. अगर आपसे कोई ये कहे कि जॉन थ्रू अ बॉल या जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका. पत्थर किसने फेंका? जॉन ने फेंका. या एक दूसरा एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि द हॉर्स किक द बॉय, हॉर्स ने बॉय को किक किया. चलिए लिख के समझने का प्रयास करते हैं. अगर आपसे कहा जाए जॉन थ्रू अ स्टोन, एग्जाम्पल में कहा गया कि जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने एक पत्थर फेंका. अब कोई ये क्वेश्चन पुट अप कर ले आपसे कि हु थ्रू अ स्टोन, पत्थर किसने फेंका, तो आपका जवाब होगा जॉन ने फेंका. अगर सेंटेंस में हम हु लगा के क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आपसे क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है. किसी भी सेंटेंस में हु लगा के क्वेश्चन पुट अप करने पर आपको सब्जेक्ट प्राप्त होता है. तो यही सब्जेक्ट आपका है. सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है. अब ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि व्हाट डिड जॉन थ्रो, या जॉन ने क्या फेंका. ये कहा जाए कि जॉन ने क्या फेंका, व्हाट जॉन थ्रू, जॉन ने क्या फेंका, तो आपका जवाब होगा पत्थर फेंका. तो हमने क्वेश्चन क्या किया, व्हाट मतलब क्या फेंका उसने, जवाब आपका आएगा पत्थर फेंका. तो ये पत्थर जो हो गया ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट. ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में किसी भी सेंटेंस में कहा जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्ट. दैट इज आल्सो नोन एज डूअर. जिसके बारे में कहा गया वह सब्जेक्ट हो गया. और बचा हुआ जितना भी भाग बचता है, ये देखिए थ्रू अ स्टोन, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भाग बच गया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट. क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में जो फर्स्ट देखिए वर्ड आ रहा है थ्रू, थ्रू क्या है? वर्ब है. तो एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे द हॉर्स किक्ड अ बॉय. हॉर्स ने एक लड़के को किक किया. किक किया मतलब पैर से मारना है. तो हॉर्स किक्ड अ बॉय, किसने मारा? हु किक्ड अ बॉय. सिंपल सा क्वेश्चन है, हु डिड किक अ बॉय, किसने पैर से मारा. आपका आंसर बन जाएगा हॉर्स. हमारा सेम क्वेश्चन वही है, हु लगा के हमने क्वेश्चन किया, किसने मारा. दूसरा क्वेश्चन बनता है किसको मारा. जब हम पूछते हैं हु, किसने मारा, किसने किक किया, आपका रिस्पॉन्स आता है हॉर्स ने किया. जब ये क्वेश्चन करते हैं कि किसको मारा मतलब हुम, किसको पैर से मारा, तो आपका आंसर आता है बॉय को. तो बॉय क्या आपका है? ऑब्जेक्ट है. बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है. आप एक चीज याद रखिएगा, बॉय तो नाउन है, बॉय तो आपका कॉमन नाउन है, हॉर्स भी कॉमन नाउन है, जॉन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है. एक चीज देखिएगा कि क्या है? वर्ब है. थ्रू वर्ब है. जब सब्जेक्ट या नाउन, जब नाउन जो है, हम सब्जेक्ट की बात नहीं करते अभी, जब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव तो वहां विशेष रूप से देखेंगे. जब सब्जेक्ट के स्थान पे बोल रहे हैं नाउन या प्रोनाउन, जब नाउन वर्ब के पहले आता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सब्जेक्टिव केस. क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस का एक और भी नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनेटिव केस. क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस. और अगर यही नाउन वर्ब के बाद में आ जाए, यही नाउन अगर वर्ब के बाद में आ जाता है, जो स्टोन है या बॉय जो दिया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव केस. क्या बोलते हैं?
ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का एक दूसरा भी नाम होता है, हम लोग बोलते हैं उसको एक्यूजेटिव केस। वो क्या है? एक्यूजेटिव केस। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्टिव केस मतलब हो गया जब वर्ब के पहले नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, लेकिन वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। कभी कभार ऐसा होता है कि सेंटेंस में एक ही नाउन होता है, कभी कभार दो नाउन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ ऑब्जेक्ट जरूर हो। ये बात उस समय के लिए हो रही है जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। एक दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, और उस एग्जांपल में हम कह सकते हैं द बुक इज ऑन द डेस्क। हम ये कहें कि पुस्तक कहाँ पर है? डेस्क पर है, या पुस्तक मेज पर है, पुस्तक बेंच पे है। तो वेयर इज द बुक? पुस्तक कहाँ पर है? सीधा सा रिस्पॉन्स होगा डेस्क पर है। यहाँ देखिए इज क्या है? वर्ब है, लेकिन ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। जब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आता है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो इसको भी हम लोग एक्यूजेटिव केस ही कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आ जाए तो उसको हम लोग एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। एक चीज तो क्लियर हो रहा होगा, अगर सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम लोग दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, आइदर हु और व्हाट। अगर सेंटेंस में हु या व्हाट लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए भी आपके लिए दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है व्हाट या होता है हुज। सॉरी, हुज नहीं, आपका हो जाएगा होम। तो क्या हो जाएगा? होम। जैसे द हॉर्स किक्ड अ बॉय, किसने मारा? हमने हु लगाया, हॉर्स ने। किसको मारा? हॉर्स ने किसको मारा? हु मतलब किसको मारा। तो अगर व्हाट या हुम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, और हु या व्हाट लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा देखिए, जब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक्यूजेटिव केस में हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। इसे क्या बोलते हैं? गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन के द्वारा ही गवर्न किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। इस बात को आप सभी लोग याद कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पहले वाले में एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले में भी एक ही ऑब्जेक्ट है। हम ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं जिसमें टू ऑब्जेक्ट होते हों। चलिए इस चीज़ को मिटा देते हैं और देखते हैं कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पर टू ऑब्जेक्ट हो। तो टू ऑब्जेक्ट वाला कोई भी सेंटेंस, जैसे हम कहते हैं कि हरी गेव मी, एग्जाम्पल कहते हैं कि हरी गेव मी अ बुक, या दूसरा कोई भी एग्जाम्पल, जैसा भी एग्जाम्पल आपको सहज लग जाए, केवल वहाँ पर दो सब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट तो एक ही होता है, ऑब्जेक्ट आपके दो हो वहाँ पर। जैसे हरी ब्रोक द विंडो, एक छोटा सा एग्जाम्पल उसके पहले लेते हैं। हरी ब्रोक द विंडो। एक मैं सिंपल सा ले रहा हूँ सेंटेंस, हरी ब्रोक द विंडो। हरी ने क्या तोड़ा? व्हाट? क्या तोड़ा? विंडो। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा विंडो। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें कि द विंडो वाज ब्रोकन, अगर एक सेंटेंस आपको दिया जाए द विंडो वाज ब्रोकन, क्या टूटा हुआ था? विंडो। ध्यान रखिएगा, विंडो जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आ रहे हैं, स्पेशली नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये बात आप सब लोग ध्यान रख लीजिए। अब देखते हैं अगर कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट हों तो उस पर कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, कि ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट में कह सकते हैं कि राम गेव मी अ बॉल,
राम कहिए, ये रमा हो जाएगा या रामा, दोनों सेम है। रामा गेव आ बॉल। देखिए इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। राम ने क्या दिया, एक बॉल दिया, ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रामा गेव आ बॉल टू मी, यहां देखिएगा रामा ने दिया, क्या दिया, एक बॉल। एक बॉल दिया, किसको दिया, मी, मुझको दिया। तो यहां पर दो आपके मिल जाते हैं। ऑब्जेक्ट कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। एक तो मिल गया, बॉल मिल गया, और दूसरा हो गया मी हो गया। एक चीज ध्यान समझ लीजिए, जो चीज दिया, जैसे उसने मुझे एक पेन दिया, उसने मुझे एक पेन दिया, तो डायरेक्टली जो चीज दे रहे हैं हम उसी को मान लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहां पर बॉल हो गया। जैसे उसने मुझे एक पुस्तक दी, ही गेव मी आ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। मैं इसी को लिख देता हूं, ही गेव मी आ बुक। उसने मुझे क्या दिया, एक पुस्तक दिया। जो डायरेक्टली दे रहे हैं दो चीज, हम उसी को मान ले रहे हैं ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, हुम, किसको दिया, मुझको दिया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के, फाइंड करने के दो तरीके हैं। सेंटेंस में हम व्हाट लगाएंगे या हुम लगाएंगे। किसको दिया, मुझको दिया, तो ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जनरली होता क्या है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग ही हो। यहाँ देखिए दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर लिखा है टू मी, हमने क्या किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस को चेंज किया है, या ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को चेंज किया है। मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इनडायरेक्ट को लिखा है पहले, यहाँ पर डायरेक्ट को बाद में लिखा है। ध्यान रखिएगा, दोनों में केवल हमने क्रम को चेंज किया है, और इसी क्रम को चेंज करने पर एक वर्ड टू आ गया है। तो जब ऑब्जेक्ट के क्रम को हम चेंज करते हैं तो मोर प्रोबेबली टू या फॉर का यूज किया जाता है, या सेंटेंस में जैसे स्ट्रक्चर बन सके। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ही गेव अ बुक टू मी। केवल हमने इसके सीक्वेंस को चेंज किया है। अब बुक जो है डायरेक्टली दे रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बाद में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल प्रीपोजिशन के रूप में या कंजक्शन, जो भी वर्ड आप आएगा बताया जाएगा आपको, वहाँ पर आपको टू या फॉर का प्रयोग कर दिया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्टली जो चीज़ दी जा रही है, मतलब व्हाट, सेंटेंस में लगाइए केवल व्हाट, क्या। और जब कहेंगे किसको, किसको मतलब जैसे मुझको हुआ, आपको हुआ, तो वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट लगाने पर डायरेक्ट मिल रहा है, और हुम लगाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, जैसे राम गेव मी अ बॉल, राम गेव मी अ बॉल, या राम गेव अ बॉल टू मी। अंतर क्या हुआ, केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेस चेंज हो जा रहे हैं। ये बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए और हम भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कभी ऐसा कह दिया जाए, अभी मैंने आपसे बताया कि राम ने मुझे एक बॉल दिया, या अगर पैसिव में बना देंगे तो हो जाएगा मुझे एक बॉल राम द्वारा दिया गया, राम द्वारा मुझे एक बॉल दिया गया। एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूं, और एग्जांपल अगर कह दिया जाए, दिस इज अमर्स अम्ब्रेला। यदि ये कहा जाए कि यह अमर सिंह पटेल का अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में छतरी है। अगर ये कह दी जाए कि यह अमर सिंह पटेल का अम्ब्रेला है, तो किसका अम्ब्रेला है, अमर सिंह पटेल का। तो अमर सिंह पटेल को मैंने अमर लिख दिया, यह अमर का अम्ब्रेला है, अमर की छतरी है। तो किसकी छतरी है,
अमर की, तो छतरी पर अधिकार किसका दिखाया जा रहा है? अमर का। जब किसी शब्द से अधिकार का बोध हो रहा हो और हमने अधिकार के बोध को करने के लिए केवल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है, तो एपोस्ट्रॉफी एस को इसी को हम बोल देते हैं पजेसिव या जेनेटिव केस। इसी को बोलते हैं पजेसिव या जेनेटिव केस। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि पजेसिव या जेनेटिव केस क्या होता है। पजेसिव या जेनेटिव केस जो होता है पजेशन को दिखाता है। पजेसिव या जेनेटिव केस जो होता है वह पजेशन को दिखाता है। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा कि पजेसिव केस जो होता है यह हमेशा अधिकार को ही नहीं दिखाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में कह दें कि शेक्सपियर्स प्लेज, एपोस्ट्रॉफी का मतलब यही है, ये एपोस्ट्रॉफी है हमने लिखा हुआ है शेक्सपियर्स प्लेज। अगर ये कहा जाए, आप सभी को मालूम होगा कि देयर वर 37 प्लेज इन ऑल दैट वर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। शेक्सपियर के प्लेज, इसका मतलब हो गया प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अगर मैं ये कहूँ कि आपका छोटा भाई है और उस छोटे भाई का नाम अशोक है और अशोक को जाना है स्कूल, अशोक को कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। आप क्या करते हैं, आपको अशोक के स्कूल जाना है तो आप क्या कहेंगे? अशोकाज स्कूल या अशोक स्कूल। अशोक का स्कूल, इसका मतलब ये नहीं होगा कि अशोक का ही स्कूल है, अशोक ने ही स्कूल खुलवाया हुआ है, अशोक ही मैनेजर है। अशोक तो केवल एक छात्र का नाम है। तो हमेशा ये पजेशन को ही नहीं दिखाता है। अशोक का स्कूल का मतलब हो गया आप स्कूल वेयर अशोक स्टडीज या रीड्स, एक स्कूल जहाँ पर अशोक पढ़ रहा है या पढ़ता है, उसको हम लोग बोल देंगे अशोक का स्कूल। तो पजेसिव जो प्रोनाउन होता है या पजेसिव जो वर्ड दिया गया आपको, हम प्रोनाउन छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ लेंगे। पजेसिव केस, तो पजेसिव केस क्या होता है? हमेशा पजेशन को ही नहीं दिखलाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बात आपको कन्फर्म हो रही होगी। या कहते हैं आ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। चिल्ड्रंस का प्लेग्राउंड का मतलब ये नहीं हो गया कि बच्चों ने उस प्लेग्राउंड को खरीद लिया हुआ है, इसका मतलब आ प्लेग्राउंड वेयर चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड का मतलब आ प्लेग्राउंड वेयर चिल्ड्रन प्ले। ये बात आप सभी को कंफर्म में हो रही होगी कि चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड मतलब क्या हो गया। या हम कह लेते हैं कि प्रेसिडेंट्स स्पीच 26 जनवरी को या 15 अगस्त को आप देखते हैं कि स्पीच मिलती है। वहाँ पर विद्यालयों में प्रार्थना सभाएं होती हैं, राष्ट्रगान होता है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी 26 जनवरी को भी ऐसे ही स्पीच दी गई थी। तो 26 जनवरी को या 15 अगस्त को स्पीच होती है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं। तो प्रेसिडेंट की स्पीच, प्रेसिडेंट्स स्पीच या प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा, बन गया प्रेसिडेंट्स स्पीच। इसका मतलब हो गया स्पीच डिलीवर्ड बाय प्रेसिडेंट, स्पीच डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो उनके अधिकार को नहीं शो करता है। तो इस बात को हम लोग जान चुके हैं कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा अधिकार को ही शो नहीं करता है। अच्छा, अब चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग पजेसिव केस कैसे बना सकते हैं। तो पजेसिव केस बनाने के कुछ तरीके हैं कि पजेसिव केस कैसे बनाएंगे। पजेसिव केस का सिंपल सा अर्थ है वही एपोस्ट्रॉफियस, एपोस्ट्रॉफियस को बनाना। जैसे अगर कोई नाउन सिंगुलर में है, ऐसे है बॉय है, तो बॉय सिंगुलर है, इसका बनाना है पजेसिव, लगा देंगे एपोस्ट्रॉफियस, हो जाएगा बॉयज स्कूल। अगर मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूं, अभी अगर एक वर्ड है, अभी स्कूल वर्ड को अगर हम मिटा देते हैं, हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा बॉय के बाद एस लग गया, क्या बन गया? बॉयज हो गया। तो उसी प्रकार से ढेर सारे हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल और बताया आपको, द बॉयज बुक, एपोस्ट्रॉफियस लग गया, बॉय सिंगुलर है। लेकिन क्या होता है,
कभी कभार अगर प्लूरल हो जाए, कैसा हो जाए, प्लूरल आता है, तो ऐसे स्थान पे क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में केवल एपोस्ट्रॉफी का सिंबल लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो बाद में यस आ भी जाता है और सिंगुलर भी रहता है, तो ढेर सारा एस ना हो जाए, सुनने में बेकार लगता है। जैसे आपसे कहा जाए गुडनेस, एज ए वर्ड दिया जाए फॉर गुडनेस सेक, तो अगर यहां एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे तो क्या मिलेगा, फॉर गुडनेस सेक। तो इसको हटाने के लिए, जो हिसिंग हो रहा है इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, फॉर गुडनेस सेक। तो ऐसे वाक्यों के बीच बाद में ऐसे जो वर्ड होते हैं उस पर हम केवल एपोस्ट्रॉफी ही लगा देते हैं। कैसे, जैसे जस्टिस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर कंसाइंस सेक। तो ऐसे वर्ड जब आते हैं तो वहां पर हम लोग केवल क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का ही प्रयोग करते हैं। ये बात आपको कंफर्म हो रही होगी। लेकिन अगर आ जाते हैं प्लूरल वर्ड आ गए, तो प्लूरल में क्या करते हैं कि प्लूरल में कुछ विशेष नहीं करना है, केवल हमको एपोस्ट्रॉफी ही लगा देना होता है। यहाँ पर इसलिए लगाया गया था कि बाद में वो हिसिंग वाले साउंड को हम लोग बार बार ना देखते रहें। अब देखिए कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो होते हैं प्लूरल, बट उनके लास्ट में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया। या कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके जो होते तो हैं प्लूरल, लेकिन उनके बाद में एस नहीं आता है। जैसे मैन का मैन होता है, मैन क्या हो गया, मैन हो गया। अगर पुरुषों का क्लब है, पुरुषों का क्लब है तो वहां पर क्या लगा देंगे, मेंस क्लब। अगर पुरुषों का क्लब है तो बोल देंगे मेंस क्लब। अगर बच्चों की किताबें हैं तो चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, लेकिन बाद में एस नहीं आया है, इसलिए चिल्ड्रेंस बुक्स, चिल्ड्रेन में लगा देंगे एपोस्ट्रॉफी, बन गया चिल्ड्रेंस बुक। तो इस तरह से आपने देखा। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि लास्ट में एक वर्ड आता है। होता क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन आ गए एक साथ में, कैसे आ गए, दो नाउन आ जाते हैं, तो ऐसे स्थान पे क्या कहते हैं, इनका जब पजेसिव बनाते हैं तो जो लास्ट वाला नाउन होता है केवल उसी पर ही एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे भूटान के नरेश, भूटान के राजा, द किंग ऑफ भूटान। अब भूटान के राजा, द किंग ऑफ भूटान, मानते हैं कि भूटान के राजा भारत भ्रमण पर आते हैं, तो क्या कहेंगे, द किंग ऑफ भूटान विजिट, हो जाएगा द किंग ऑफ भूटान विजिट। यहां देखिएगा, यहां पर एक नाउन क्या है और दूसरा नाउन आपका भूटान मिल गया। एक किंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, भूटान हो गया। तो ऐसे दो नाउन दिए गए हैं, यहां पर बीच में प्रीपोजिशन दिया गया हुआ है, तो दूसरे वाले नाउन के बाद में ही एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ये बात कंफर्म हो रही होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिए कि इस समय भूटान के नरेश कौन है। एक क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच। तो इस तरह से ये भी बन सकता है आपका। कभी कभार क्या होते हैं, टू नाउन्स होते हैं, दो नाउन होते हैं जो अपोजिशन में आते हैं, दो नाउन होते हैं जो अपोजिशन में आते हैं, तो उनके लिए भी कर सकते हैं। केवल लास्ट वाला जो वर्ड आता है या नाउन जो होता है उसी पर ही एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन क्या है, अगर दो राइटर हैं और दोनों के अलग अलग, दो व्यक्ति हैं और दोनों के अलग अलग अधिकार, सेपरेट राइट को दिखाना हो, तो वहाँ पर दोनों पर भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए शेक्सपियर और जॉनसन के प्ले, शेक्सपियर और जॉनसन के प्ले, तो वहाँ हम लिख सकते हैं शेक्सपियर एंड जॉनसन। जॉनसन का मतलब बेन जॉनसन यहाँ रखिएगा, जॉनसन्स प्लेज। इसका मतलब एक हो गया शेक्सपियर का और दूसरा हो गया जॉनसन का। हमने इन दोनों को अलग अलग करके रखा है।
जब दोनों सेपरेट दिखाए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, इनको सेपरेट करके ही लिखेंगे, दोनों के अलग अलग पॉजेसिव प्रोनाउन ही बनेंगे। अब पॉजेसिव प्रोनाउन के यूज क्या हो सकते हैं? जैसे मेरे सामने जो कैमरा रखा हुआ है, एक कैमरा स्टूल पे है, तो स्टूल पे है, उस पर 3 और 4 उसके पैर हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है सामान्यतः उनके साथ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अगर कहना है कि जो स्टूल सामने रखा हुआ है मेरे, इस स्टूल के पैर, तो हम नहीं कहेंगे कि स्टूल्स लेग्स, स्टूल के लेग नहीं कहेंगे, हम कहेंगे द लेग ऑफ द स्टूल। ऐसे अवस्था में हम जानने का प्रयास करते हैं कि पॉजेसिव केस का यूज हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से पॉजेसिव केस का यूज किया जा सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ नहीं करते हैं। जैसे हो जाएगा टेबल अगर है तो हम लोग कभी नहीं कहेंगे टेबल्स लेग्स, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द टेबल। क्यों? टेबल नॉन लिविंग थिंग होती है। या कह सकते हैं जो कवर है, एक बुक है मान लेते हैं हमारे पास, और उस बुक पे कवर लगी हुई है, तो कभी ना कहिए कि बुक्स कवर, नहीं, द कवर ऑफ द बुक। उसी प्रकार से ये छत है ऊपर, तो हम इसको छत तो क्या बोलेंगे? द रूफ ऑफ द हाउस। घर की छत है या कमरे की छत है, तो द रूफ ऑफ द हाउस। तो इस तरह से हम करेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके लिए हम लोग एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर उसको पर्सनलाइज किया जाए, पर्सोनिफाई कर दिया जाए, अगर उसी को हम लोग पर्सोनिफाई कर देते हैं तो पर्सोनिफाई करने के साथ साथ उसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं फॉर्च्यून्स फेवरेट, ड्यूटीज़ कॉल, डेथ्स डोर। डेथ का मतलब मृत्यु है, हम उसको पर्सोनिफाई कर दिए कि बहुत ही कठोर है, निर्मम है, तो वहाँ पर डेथ्स डोर लिख सकते हैं, एट ड्यूटीज़ कॉल लिख सकते हैं, फॉर्च्यून्स फेवर लिख सकते हैं, या नेचर्स लॉ लिख सकते हैं, या इंडियाज़ हीरो लिख सकते हैं। तो इंडिया नहीं, इंडियाज़ हीरोज़ या एट ड्यूटीज़ कॉल, ऐसे अवस्था में हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। कब? जब इनको पर्सोनिफाई कर दिया जाए, ये मान लिया जाए कि इनमें जीवन है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है, जो वेट हमें वज़न दिखाते हैं, या जैसे वीक का नाम है, जैसे हॉलीडे है, तो इन या टाइम है, इन सब के पहले भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 1 साल के भीतर पैसा लौटा दूंगा, तो आई सेल आगे छोड़ देते हैं, इतना समझिए, इन आ ईयर्स टाइम, 1 साल के भीतर, इन आ ईयर्स, भाई आई सेल पे मैं चुका दूंगा पैसा आपको, कब? 1 साल के भीतर, इन आ ईयर्स टाइम। तो यहाँ ईयर को ध्यान रखिएगा, ईयर के बाद में हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। या 1 पाउंड वेट है, अ पाउंड्स वेट, या 1 फुट की दूरी है, अ फुट्स लेंथ, जो मेज़रमेंट के लिए यूज किया गया है, उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। या एट स्टोन्स थ्रो, इस पे भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेज भी होते हैं जिन पे पहले से ही यूज किया जाता है, जैसे एट हीज फिंगर्स। फिंगर्स में हम लोग क्या करते हैं? एपोस्ट्रॉफीज यूज करते हैं, एट हीज फिंगर्स एंड्स। या कह सकते हैं फॉर मर्सीज सेक, फॉर मर्सीज सेक। तो ये क्या होते हैं? ये फ्रेज होते हैं। याद रखिएगा कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिसमें पहले से ही ऐड रहता है। फिंगर सेक है या मर्सी सेक है, इसमें पहले से हो ऐड होता है। या एट हीज हर्ड्स कंटेंट, एट हीज विट्स एंड। एट हीज विट्स एंड मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, तो एट हीज विट्स एंड। तो इन जो फ्रेज हैं इनके पहले हमेशा यूज किया जाता है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक चीज़ और रखिएगा, जो पॉजेसिव केस होता है, तो
तो पजेसिव केस क्या होता है, कभी कभार ट्रेड या प्रोफेशन को अगर वो सिंबलाइज करे, जैसे स्कूल है, अगर वर्ड आपको कहा जाए कि मैं तो प्राइमरी में पढ़ा हुआ हूँ, या मैं प्राइमरी में पढ़ता था जबकि मेरा भाई सेंट पॉल्स, आई वॉज स्टडिंग इन प्राइमरी स्कूल बट माई ब्रदर इन सेंट पॉल। या देखिए सेंट पॉल के बाद हमने एपोस्ट्रोफी लगा दिया, उसके बाद फुल स्टॉप कर दिया। आई वॉज स्टडिंग इन प्राइमरी स्कूल बट माई ब्रदर इन सेंट पॉल्स। तो सेंट पॉल्स का मतलब ही हो गया कि सेंट पॉल स्कूल में, सेंट पॉल का मतलब ही हो गया कि सेंट पॉल स्कूल में। तो इस प्रकार से जब वो प्रोफेशन को या बिजनेस को दिखा रहा होता है, स्कूल या कॉलेज को बता रहा होता है, या हाउस या शॉप भी होते हैं, हाउस, शॉप, कॉलेज, स्कूल, प्रोफेशन, बिजनेस को बताते हैं, तो वहाँ पर हम लोग केवल एपोस्ट्रोफी लिख के ही छोड़ देते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो अपने आप में ही कंप्लीट है। जैसे शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, बेकर्स का मतलब हो गया बेकरी वाले शॉप पर, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, हमने क्या किया लास्ट में लिख दिया केवल बेकर्स, तो ये क्या हो गया बेकर की दुकान पर। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं अपने आप में ही सिंबलाइज करते हैं। ये चीज़ आपको कंफर्म हो रही होगी, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी और भी होती हैं जो कभी कभार क्या करते हैं, पजेसिव केस जो होते हैं उनको हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटरचेंज करने के लिए अगर ये हम कहें कि प्रेसिडेंट्स रिसेप्शन, प्रेसिडेंट्स रिसेप्शन मतलब प्रेसिडेंट के रिसेप्शन वाली पार्टी में, या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं तो द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली। अगर आपसे ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर के रिसेप्शन वाली जो पार्टी थी कहाँ पर, दिल्ली में, तो इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। क्या हमेशा हम पजेसिव केस का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको समझते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, क्या है, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का रिसेप्शन। इसका मतलब ये होता है कि रिसेप्शन जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेल्ड किया गया। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का ही रिसेप्शन था, मतलब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर उन्होंने किया था, रिसेप्शन जो था किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन अगर हम इसको ऐसे चेंज करने का प्रयास कर देते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का रिसेप्शन है, एपोस्ट्रोफी को हटाने का हमने मान लेते हैं, एपोस्ट्रोफी मैंने हटा दिया और इसको ऐसे कर दिया, क्या किया, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हमने इसको कर दिया द रिसेप्शन ऑफ द, किसका रिसेप्शन हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर हो जाएगा, हमेशा हम उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहीं पर पहुंचे हैं और लोग उनका स्वागत कैसे किए हैं। अब देखिए दोनों में क्या हुआ, अर्थ दोनों के अपने आप में ही बदल गए। पहले में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जो रिसेप्शन था, मतलब क्या हुआ, पहले बताया गया कि हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये रिसेप्शन पार्टी जो है प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेल्ड की गई। दूसरे में बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का कैसे स्वागत किया गया, रिसेप्शन उनका कैसे किया गया, कैसा उनका आदर सत्कार किया गया। तो इन दोनों में अंतर है, जानने का प्रयास कीजिएगा कि कभी भी हम शब्दों को ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नाउन जो होते हैं वो अपोजिशन में भी होते हैं। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक नाउन को दूसरा नाउन क्वालिफाई करे तो उसी को हम लोग कहते हैं नाउन इन अपोजिशन।
जैसे एग्जाम्पल बता दूं मैं कि राम और कैप्टन, राम ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। राम और कैप्टन, अगर राम की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं राम कौन है? राम हमारा कैप्टन है। राम हमारा कैप्टन है और राम के बारे में बात की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि राम कैसा है। अगर हम ये आगे जोड़ देते हैं कि मेड 50 रन्स, राम जो हमारा कैप्टन है उसने 50 रन बनाए। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक नाउन जो है दूसरे नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। राम कौन? हमारा जो कैप्टन है, तो दूसरा वाला जो नाउन है वो पहले वाले नाउन में कुछ ऐड कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, इसी को बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। ये बात आपको समझ आ गया होगा कि नाउन इन एपोजिशन का मतलब होता है कि जब कोई दूसरा नाउन पहले वाले नाउन की विशेषता बताए। जैसे कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, अगर हम ये कह देते हैं कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, हमने बीच में कॉमा लगाया हुआ है। कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर, वीवर का मतलब जुलाहा। कबीर जो एक महान सुधारक थे वह जुलाहे थे। तो याद रखिएगा, तो कबीर के बारे में बताया जा रहा है द ग्रेट रिफॉर्मर। तो मैंने वही बताया कि नाउन एपोजिशन में होता है जब दूसरा वाला नाउन किसी पहले वाले नाउन को क्वालिफाई करे। तो ये आपका होता है केस। तो समझ में आ गया होगा आप सभी को, जब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है। जब वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं नाउन आता है, जब वर्ब के बाद नाउन आता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। और पजेसिव केस को ही हम लोग जेंटिव केस बोलते हैं। जैसे राम्स बुक, अमर सिंह पटेल्स अम्ब्रेला, ये क्या हो जाएगा आपका? पजेसिव केस या जेंटिव केस। तो ऐसे ही हम वीडियो में बने रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सब पढ़ेंगे कि व्हाट इज एडजेक्टिव।